हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज हम रस्ट में यूज होने वाले बहुत ही पावरफुल फीचर को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, जो कि है ओनरशिप। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये ओनरशिप होता क्या है, क्या चीज़ है ये। तो देखो, अगर आप रस्ट की ऑफिशियल डेफिनेशन को देखोगे या कहीं पे भी पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि रस्ट इज़ अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोकस्ड ऑन मेमोरी सेफ्टी, स्पीड एंड कंकरेंसी। ठीक है। अब इसमें से जो ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो जिन भी लोगों ने अभी पिछला लेक्चर नहीं देखा है, नहीं कवर किया है, तो एक बार उसको ज़रूर देख लें। अब यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर टर्म्स आती है वो है मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब मेमोरी सेफ्टी। एंड इसी के लिए यूज होता है ओनरशिप, मतलब मेमोरी सेफ्टी के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है ओनरशिप। ठीक है। अब यहाँ पर फाइनली एक क्वेश्चन आता है कि ये ओनरशिप क्या होता है। तो देखो, ओनरशिप रस्ट का एक मेमोरी मैनेजमेंट मैकेनिज्म है। मतलब अगर आपने किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ा है लाइक जावा, पाइथन या गोलैंग, तो आपको पता होगा कि इनमें क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए एक ऑटोमेटिक टूल होता है, मतलब एक गार्बेज कलेक्टर नाम का टूल होता है जो बैकग्राउंड में काम करता रहता है। एंड क्या काम करता है, ये किस तरह से काम करता है, ये तो हम जब हाई लेवल लैंग्वेज में कोई सीरीज बनाएंगे तो उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी इतना समझिए कि वहाँ पर एक ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर नाम का टूल होता है जो बैकग्राउंड में काम करता रहता है। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट के लिए ये बैकग्राउंड में चलता है एंड जो बेकार मेमोरी होती है उसको डिलीट कर देता है। एंड जिसने भी ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है उनके लिए ये रस्ट पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मैं बता देता हूँ, जो दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज है उनमें मेमोरी मैनेजमेंट के लिए एक टूल होता है जो कि ऑटोमेटिक काम करता है, डेवलपर को कुछ नहीं करना पड़ता है। वो टूल ऑटोमेटिक देखता है आपकी मेमोरी को, एंड अगर उसको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखता है जो यूजलेस है, बेकार है, तो उसको डिलीट कर देता है। ठीक है। एंड अब अगर मैं दूसरी तरफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ, मतलब जो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ट्रेडिशनल सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, इनकी बात करूँ तो इनमें क्या था, डेवलपर को खुद से ही मेमोरी मैनेजमेंट करना पड़ता था। मतलब किस वेरिएबल के लिए कब मेमोरी अलोकेट करना है, कब रिलीज करना है, ये खुद ही तय करना पड़ता था, खुद ही कोड लिखना पड़ता था इसका। ठीक है। अब दोनों केसेस में क्या है, अगर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर भी चल रहा है तो उस केस में ये क्या है, जब भी गार्बेज कलेक्टर चलता है तो सिस्टम को थोड़ा स्लो कर देता है। अब वो चाहे कुछ ही सेकेंड के लिए हो, कुछ ही मूवमेंट के लिए हो, बट सिस्टम थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि बैकग्राउंड में गार्बेज कलेक्टर अपना काम कर रहा होता है। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ सही नहीं मानी जाती। मतलब अगर कुछ मूवमेंट के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर डाउन होता है या थोड़ा सा स्लो होता है तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मान लीजिए आप अपना कीपैड यूज कर रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो, एंड बीच में गार्बेज कलेक्टर काम करने लग जाए तो थोड़ा सा टाइप आपका स्लो होने लग जाएगा, तो ये सही चीज़ नहीं है। ठीक है। जो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो एक्सट्रीमली फास्ट होनी चाहिए, इस वजह से यहाँ पर ये ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसके अलावा जो पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती थी सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, मतलब अभी भी होती है, तो उसमें डेवलपर को खुद से ही सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। मतलब जो मेमोरी मैनेजमेंट का काम है वो डेवलपर को खुद ही उसके लिए कोड लिखना पड़ता है। बट अगर डेवलपर खुद से ही सारी चीज़ें हैंडल करेगा तो एक तो इसमें टाइम लगता है, दूसरा इधर ह्यूमन मिस्टेक होने का प्रॉब्लम है। मतलब अगर एक इंसान कुछ काम कर रहा है तो उसमें मिस्टेक होनी नॉर्मल बात है। तो इन दोनों केसेस से बचने के लिए इंडस्ट्री में एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया जो मेमोरी मैनेजमेंट को एक अलग तरीके से हैंडल करती है। मतलब यहाँ पर ना तो गार्बेज कलेक्टर यूज होता है और ना ही डेवलपर खुद से ही इसको मैनेज करता है। एंड इसी मैकेनिज्म का नाम है ऑनरशिप। अब ऑनरशिप कोई लाइब्रेरी या कोई कोड, बंच ऑफ कोड का नाम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि रस्ट में प्री डिफाइन कुछ मेथड दे दिए, कुछ फंक्शनैलिटी दे दी और उसको ऑनरशिप बोल दिया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो ऑनरशिप है वो बस कुछ रूल्स का नाम है। मतलब रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रूल बनाए गए मेमोरी मैनेजमेंट से लेकर, एंड उन्हीं रूल का नाम है ऑनरशिप। मतलब ये है कि रस्ट उन रूल को फॉलो करती है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। जैसे आप कोड करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनली क्या चल रहा है, क्या बिहेव कर रहा है कोड। तो उस चीज़ को समझने के लिए ऑनरशिप कॉन्सेप्ट बनाया गया जो कि डेवलपर को पता होना चाहिए।
एंड ये बस कुछ रूल का कॉम्बिनेशन है जिसका यूज करके कंपाइल टाइम पर मेमोरी मैनेजमेंट किया जाता है। मतलब प्रोग्राम रन होने से पहले ही कंपाइलर चेक कर लेता है कि जो मेमोरी है वो सही तरीके से यूज हो रही है या नहीं हो रही है। एंड इसी वजह से ऑनरशिप के बारे में बोला जाता है कि ये एक कंपाइल टाइम कॉन्सेप्ट है। मतलब ऑनरशिप रन टाइम पे फॉलो नहीं होता, जो ऑनरशिप के रूल है वो कंपाइल टाइम पर ही लागू होते हैं, कंपाइल टाइम पर ही रस्ट उनको यूज करता है। ठीक है, अब इस ऑनरशिप या ये कहूँ कि इन रूल को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि रस्ट में एक्चुअली मेमोरी आर्किटेक्चर क्या है, कैसे मेमोरी काम करती है। तो देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम कोई कोड लिखते हैं एंड उसका जो डेटा होता है, मतलब वेरिएबल, उसकी वैल्यू, जो भी चीज़ें होती हैं उनको रैम में स्टोर किया जाता है। तो रैम में डायरेक्टली स्टोर नहीं कर दिया जाता है, उसके लिए रैम में कुछ सेक्शन क्रिएट होते हैं जिसके बाद उस लैंग्वेज के रूल के हिसाब से, मतलब उसको किस तरह से डिजाइन किया गया है, वो डेटा जाके स्टोर होता है। उसी तरह से रस्ट में भी होता है। मतलब जब भी हम कोई कोड लिखेंगे अभी आगे चल के तो वो कोड कंपाइल टाइम पर ही अपना स्पेस ले लेगा। मतलब किस डेटा को कहाँ स्टोर होना है वो कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाएगा एंड उसी टाइम पे सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं इस ब्लैक बोर्ड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे काम करते हैं चीज़ें। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक रैम है, ये मैंने रैम बना दी एंड इसमें मल्टीपल पार्टीशन होते हैं। ठीक है, अब रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होते हैं, ये मेमोरी को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करता है। एक होती है स्टैक एंड एक होती है हीप। ठीक है, मतलब अगर कोई आप सिंटैक्स लिखते हो तो कुछ डेटा स्टैक में जाके स्टोर होगा और कुछ होगा हीप में। अब दोनों का जो यूज है एंड दोनों का जो डेटा है वो सब कुछ अलग अलग होता है। लाइक अगर एक सिंटैक्स ऐसा है, मान लीजिए एक लाइन आपने लिखी है, लेट ए इक्वल टू 5, तो ये क्या करेगा, एक ये हमारी स्टैक मेमोरी है, यहाँ पे मान लीजिए ये स्टैक मेमोरी है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एक यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा, मतलब इसने एक मेमोरी एक्यूपाई कर ली स्टैक में एंड इस मेमोरी का नाम है ए। ठीक, एंड इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई 5। ठीक है, ये हमारी स्टैक मेमोरी। ठीक, इसी तरह हीप मेमोरी होती है, एक हीप मेमोरी का बॉक्स बना देते हैं, ये हमारी हीप मेमोरी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हीप मेमोरी में क्या चीज़ जाती है। तो देखो, अगर कोई ऐसा डेटा है जो पहले से डिसाइड नहीं है कि उसका साइज क्या है, तो वो जाएगा हीप मेमोरी में। एंड अगर पहले से डिसाइड है कि उसका साइज क्या है, मान लीजिए यहाँ पर a इक्वल टू 5 लिखा, तो रस्ट को ऑलरेडी यहाँ पर पता चल चुका है कि आप यहाँ इंटीजर यूज कर रहे हो एंड इस इंटीजर का साइज क्या है। एंड इसी तरह से जितनी भी आप चीज़ें दोगे, मतलब जिसका पहले से ही साइज पता होगा, वो सब स्टोर हो जाएगा स्टैक में। एंड जिसका साइज रन टाइम पे डिसाइड होता है उसको हम सेट करते हैं, मतलब रस्ट सेट करता है हीप में। तो मान लीजिए एक लाइन आपने लिखी, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, लेट एस इक्वल टू स्ट्रिंग फ्रॉम, यहाँ कोई भी स्ट्रिंग लिख दीजिए, मान लीजिए रेस्ट। ठीक है, ये रस्ट नहीं लिखा मैंने, रेस्ट लिखा है। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, ये जो एस है, S1 लिखा है शायद, ये S1 का बॉक्स बनेगा इस स्टैक मेमोरी में, मतलब ये S1 बन गया। ठीक है, इसका नाम है S1। तो जो वेरिएबल नेम है वो तो हमारा स्टैक मेमोरी में है, बट जो इसका एक्चुअल वैल्यू है वो कहाँ पर है, वो है हीप मेमोरी में, मतलब यहाँ पर स्टोर है रेस्ट। एंड ये वेरिएबल इसको करने लग जाएगा पॉइंट, मतलब इसके पास पॉइंटर है, इसका साइज है, कैपेसिटी है एंड इसका नेम है। ये सारी जो डिटेल है, मेटा डेटा है, वो सब स्टैक में स्टोर रहेगा, बट जो एक्चुअल वैल्यू है वो स्टोर रहेगी हीप में। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये है इसका बेसिक रूल, मतलब रस्ट का बेसिक रूल कैसे डेटा स्टोर होता है। तो स्टैक में इस तरह से डेटा स्टोर हो जाता है एंड हीप में जो स्ट्रिंग का डेटा है या ऐसी वैल्यू है जिसका साइज डिसाइड नहीं है, वो हीप में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आता है ऑनरशिप। एंड जैसे कि मैंने बताया, ऑनरशिप कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रूल है, मतलब मेनली 3 रूल यहाँ पर काम करते हैं। अब यहाँ फर्स्ट रूल की बात करते हैं। फर्स्ट रूल में कहा जाता है कि जो भी रस्ट में हम वैल्यू देंगे उसका कोई ना कोई एक ऑनर होना चाहिए, मतलब वन ऑनर।
एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये फर्स्ट हमारा रूल फुलफिल हो रहा है। हमारा जो 5 है, 5 का एक ऑनर है जिसका नाम है ए। इसी तरह इस रेस्ट का भी एक ऑनर है जिसका नाम है S1। तो वो वेरिएबल जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ काम कर सकता है, उसे यूज कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ ऑनर कर सकता है। तो ये S1 ये ऑनर है, यहाँ पर ए ऑनर है, एंड इसी को एक्चुअली में कहते हैं ऑनरशिप। मतलब हर वैल्यू का यहाँ पर कोई ना कोई ऑनर होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर के रूल पे। दूसरा नंबर ये कहता है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही ऑनर हो सकता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 1 ऑनर एट अ टाइम। ठीक, अब इसका क्या मतलब है, तो इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमने एक लाइन लिखी एंड उस लाइन में हमने ऐसे लिख दिया कि लेट S2 इक्वल टू S1। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो वैल्यू है ये किसी और को पॉइंट करने लग गई। यहाँ पर मान लीजिए एक और बॉक्स क्रिएट हुआ जिसका नाम है S2 एंड ये भी इसको पॉइंट करने लग गया। तो इस वैल्यू के कितने, 2 ऑनर हैं। तो ऐसा नहीं होता है रस्ट में। रस्ट में एक टाइम पर सिर्फ एक ही ऑनर हो सकता है। मतलब अब जब दूसरा कोई ऑनर तैयार हो गया है, मतलब वो इस रेस्ट को यूज करने लग गया है, मतलब ये रेस्ट दे दिया गया है S2 को, तो अब ये ऑनर नहीं रहा, मतलब S1 को अब ऑनर नहीं माना जाएगा। अब ऑनर कौन है, S2। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं। मान लीजिए आप एक बाइक चलाते हो, मतलब आपके पास एक बाइक है एंड जब तक वो बाइक आपके पास है आप उसके ऑनर हो, आप उसको चला सकते हो, यूज कर सकते हो, सारी चीज़ें आपके पास हैं, आप उसको हैंडल करते हो। ठीक, अब मान लीजिए वो बाइक किसी और को बेच दी गई या किसी और को ऑनरशिप दे दी गई, तो अब उस बाइक का ऑनर कोई दूसरा रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आप भी ऑनर हो और जिसको आपने बाइक बेची वो भी ऑनर रहेगा, नहीं। आप फिर उसे ऑन नहीं करते हो, मतलब आप फिर उसके ऑनर नहीं रहोगे। अब ऑनर कौन रहेगा, जिसको आपने वो बाइक दी। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप ऐसी लाइन लिख देते हो S1 इक्वल टू S2, मतलब S2 इक्वल टू S1, तो इसका मतलब ये है कि अब S1 के पास जो वैल्यू थी वो जा चुकी है S2 के पास, तो अब S2 ऑनर है, ना कि S1। ठीक है, एंड इसी के साथ यूज होता है बोरोइंग कॉन्सेप्ट, मतलब हम यहाँ पर जो वैल्यू है वो उधार दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट किसी में भी नहीं देखा होगा आपने अगर कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ी है, बट रस्ट में हम वैल्यू को उधार दे सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें हम अभी बाद में देखेंगे। अभी हमें यहाँ पर देखना है तीसरा रूल। तो इसका तीसरा रूल क्या है, रस्ट कहता है कि जब भी कोई ऑनर बनेगा या मान लीजिए ऑनर मूव हुआ किसी दूसरे के पास, तो वो तभी तक वैलिड रहेगा जब तक वो स्कोप के अंदर है। स्कोप के बाहर जाते ही उस वेरिएबल को मेमोरी से हटा दिया जाएगा। मतलब कैसे काम होता है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई कोड है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आपकी स्टैक मेमोरी है एंड यहाँ पे आपकी हीप मेमोरी है। ठीक है, अब आपने कोई सिंटैक्स लिखा एंड वो सिंटैक्स ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर है एंड यहाँ पर आपने लाइन लिखी एंड ये कर्ली ब्रेसेस हो गया क्लोज। तो मान लीजिए यहाँ पर आपने जो लाइन लिखी थी वो है लेट a इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये स्कोप शुरू हुआ इस कर्ली ब्रेसेस से। किसका स्कोप, इस लेट 1 का, मतलब लेट a का। ये है ऑनर। ठीक है, किसका ऑनर है, इस 5 का ऑनर है। एंड इसका स्कोप कहाँ तक रहेगा, जहाँ तक ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज नहीं हो जाता। मतलब इधर क्लोज हो गया, अब ये कर्ली ब्रेसेस एक लाइन के बाद भी क्लोज हो सकता है और सैकड़ों लाइन के बाद भी क्लोज हो सकता है। तो जहाँ भी ये क्लोज हुआ वहाँ इस ए का स्कोप हो गया ख़त्म। एंड जैसे ही इसका स्कोप ख़त्म होता है, कंपाइलर मतलब रस्ट कंपाइलर इसको कर देता है डिलीट। अब ऐसा नहीं है कि डिलीट बिल्कुल से ही कर देता है, यहाँ पर इंटरनली क्या होता है, एक टेबल काम करती है जो कंपाइलर यूज करता है एंड इसमें सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। लाइक
वेरिएबल का नाम क्या है, उसका वैल्यू क्या है। एंड यहाँ पर एक फ्लैग यूज किया जाता है, मतलब जो वेरिएबल है वो स्कोप के अंदर है या स्कोप के बाहर है, एंड जैसे ही स्कोप के बाहर जाता है इसको क्रॉस कर देंगे, या कोई यहाँ पर फ्लैग मेंटेन होता है तो इसको अवेलेबल या अनअवेलेबल इंटरनली कंपाइलर करता रहता है। तो इस तरह से ये काम करती रहती है टेबल। तो जैसे ही कंपाइलर को पता चलता है कि ये तो अनअवेलेबल कर चुका था मैं, एंड अगर आप यहाँ पर यूज कर लेते हो इस ए का, तो यहाँ पर आ जाएगा कंपाइल टाइम एरर। एंड एग्जैक्टली इसी को ऑनरशिप के थर्ड रूल में मेंशन किया गया है कि स्कोप के बाहर आप किसी भी वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते हो। हर वेरिएबल का एक स्कोप रहेगा, मतलब चाहे वो फर्स्ट ऑनर हो चाहे सेकेंड ऑनर हो, कोई भी ऑनर है, ऑनर का एक स्कोप रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही मैं एक चीज़ और यहाँ पर बता दूं कि जब भी कोई ऑनर किसी दूसरे ऑनर को मूव होता है, मतलब कोई वैल्यू दूसरे ऑनर के पास मूव की जाती है, जैसे S2 के पास S1 का वैल्यू आ गया, मतलब पहले S1 था ऑनर, उसके बाद S2 ऑनर हो गया, तो इस फंक्शनैलिटी को बोलते हैं रस्ट में मूव। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर एक कॉपी फंक्शनैलिटी भी होती है। वो कैसे होती है मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने एक लाइन लिखी, लाइन आप यही मान लीजिए कि आपके पास ये लाइन है, ठीक है। इसके साथ ही आपने एक सिंटैक्स और लिखा जिसमें आपने लिख दिया कि लेट बी इक्वल टू 5, या 5 नहीं किया, आपने कर दिया ए। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि हमने इधर जो वैल्यू है वो मूव कर दी, जो पहले ऑनर था ए, मतलब 5 का ऑनर ए था, अब बी बन गया, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। लेट ए इक्वल टू 5 के लिए क्या यहाँ पर क्रिएट हुआ, एक बॉक्स क्रिएट हुआ। बॉक्स एक्चुअली में एक मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम मान लीजिए यहाँ पर ए, एंड इसमें वैल्यू स्टोर है 5। ठीक है, अब जैसे आपने b इक्वल टू ए लिखा तो यहाँ कंपाइलर क्या करेगा, एक और बॉक्स क्रिएट करेगा, इसका नाम b देगा, एंड ये जो 5 है इसको कॉपी करके यहाँ कर देगा पेस्ट, तो इसके पास भी पहुँच गया 5। ठीक है, मतलब इस a के पास अपनी वैल्यू है एंड इस b के पास अपनी वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि a से ऑनरशिप मूव हुई है b के पास, नहीं, a भी ऑनर है एंड b भी ऑनर है। a ऑनर है अपने 5 का एंड b ऑनर है अपने 5 का। तो ये सिर्फ पॉसिबल है कहाँ, स्टैक में। मतलब अगर कोई ऐसा डेटा है जो पूरा स्टैक के अंदर पड़ा है, वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है, किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, एंड वो स्टैक के अंदर है, एंड अगर आप उसको लेते हो किसी दूसरे वेरिएबल में तो वहाँ पर मूव नहीं हो रहा, ऑनरशिप मूव नहीं हो रहा, वहाँ पर कॉपी हो रहा है ऑनरशिप, मतलब जो वैल्यू है वो कॉपी होके उस नए वेरिएबल को असाइन हो जाता है। तो ये हो गया कॉपी फंक्शनैलिटी। ठीक, दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई। ठीक है, तो बस इतना था ऑनरशिप। मतलब आपने अभी तक जैसे बहुत सारे ट्यूटोरियल में देखा होगा कि ऑनरशिप को बोलते हैं कि थोड़ा सा टफ होता है बिगनर को समझने के लिए, बट ऐसा कहीं भी नहीं है। ऑनरशिप बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। ये बस 3 रूल आपको समझने हैं एंड ऑनरशिप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहे तीनों रूल जिनको मैंने अभी समझाया है। अब इनमें कोई भी डाउट नहीं होगा, एंड अगर अभी भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हो। एंड इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं। अब अगर इसके थ्रू चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो इसको लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।